या आप किस प्रकार की योजना रणनीति का पालन करते हुए हिस्ट्री ऑप्शनल में मैक्सिमम मार्क्स सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं तो आप काफी हद तक कमीशन की डिमांड के अनुरूप, प्रश्नों की मांग के अनुरूप उत्तर लिखने में समर्थ होते हैं। यूपीएससी के प्रश्न बच्चों थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होते, मनोवैज्ञानिक टाइप के प्रश्न होते हैं, जहां सिर्फ कॉलेज एग्जाम की तरह आपको प्रश्न पढ़ करके सीधा सीधा उत्तर लिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है और जितना प्रश्न को घुमाया गया है उतना ही उत्तर आपको सीधा लिख करके प्रश्न को भी सीधा करना होता है उत्तर के माध्यम से। यूपीएससी के प्रश्न बच्चों थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होते, मनोवैज्ञानिक टाइप के प्रश्न होते हैं, जहां सिर्फ कॉलेज एग्जाम की तरह आपको प्रश्न पढ़ करके सीधा सीधा उत्तर लिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है और जितना प्रश्न को घुमाया गया है उतना ही उत्तर आपको सीधा लिख करके प्रश्न को भी सीधा करना होता है उत्तर के माध्यम से। हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों के समक्ष जो अभी डिस्कस करने चल रहा हूं वो ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में आप किस प्रकार से पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं, या आप किस प्रकार की योजना रणनीति का पालन करते हुए हिस्ट्री ऑप्शनल में मैक्सिमम मार्क्स सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपीएससी का जो ट्रेंड होता है वो आप सभी लगभग 10 वर्षों का पीवाईक्यू देख करके चलते हैं। मेरा मानना है कि यदि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लिया जाए, आप 10 वर्ष के देखें उसमें कोई समस्या नहीं, किंतु लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस की बात की जाए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ रहा है और किस प्रकार से अपनी तैयारी को आपको दिशा देनी है, जिससे आप क्वेश्चंस की डिमांड के अनुरूप, प्रश्नों की मांग के अनुरूप प्लस कमीशन की डिमांड के अनुरूप उत्तर लेखन का कार्य कर सकें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेंस देने वाले बच्चों की संख्या ठीक ठाक होती है, किंतु कमीशन की डिमांड के अनुरूप लिखने वालों और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने वालों की संख्या थोड़ी सी कम रह जाती। कहने का आशय ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि कमीशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है या प्रश्नों के माध्यम से वह किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा आपसे कर रहा है। आप अपने हिसाब से उत्तर लिखते हैं या कमीशन की डिमांड और प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखते हैं, इसमें बड़ा अंतर आ जाता है। और यदि आप डिमांड के अनुरूप उत्तर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसी के अनुरूप अधिक मार्क्स मिलेगा। यदि आप मार्क्स से भटकते हैं तो फिर आपको कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा होता है। तो पीवाईक्यू का क्या रोल होता है और किस प्रकार से उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 5 वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप योजनाबद्ध तरीके से किन टॉपिक्स पर अधिक बल देंगे, किस प्रकार से अपनी सोच को एक दिशा प्रदान करेंगे, ये सारी बातें अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यह जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वह इसी से संबंधित है कि किस प्रकार आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे या किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। पीवाईक्यू की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इतिहास, वैकल्पिक विषय की आंसर राइटिंग और पीवाईक्यू डिस्कशन, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और उसके लिए किस प्रकार से मैं आपको क्या सुझाव देने वाला हूं, उसके लिए कुछ समय तक आपको यह वीडियो देखना होगा। फिर आप समझ जाएंगे कि मैं जिन पहलुओं को आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं वो आपकी सफलता में किस प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं। तो आंसर राइटिंग अपने आप में एक चैलेंजिंग विषय होता है, लेकिन तभी तक जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे धीरे करके आप अच्छा उत्तर लिखने लग जाते। फिर कमीशन की डिमांड के अनुरूप कैसे उत्तर लिखना है, इस पर यदि मैं बात करूं तो वह जो है, मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न कमीशन करता है और किस प्रकार का उत्तर लिखना सही दिशा में उत्तर लिखना माना जाना चाहिए। यहाँ पर पीवाईक्यू में यदि बात की जाए पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों की, तो आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते। ऑप्शनल में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, उनकी जो विषय वस्तु होती है वह 1 वर्ष में कोई प्रश्न पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर भी वहां से बहुत कुछ आपको रिपीट देखने को मिलेगा।
या उसी के आसपास की बातें आपसे पूछ ली जाएंगी जिसका उत्तर आपको वैसा तो नहीं पर लगभग वैसा लिखना पड़ता है। तो पहले से यदि आपने सोच रखा है कि कैसे लिखना है, तो चाहे भूमिका लिखनी हो या मुख्य भाग लिखना हो या निष्कर्ष लिखना हो, थोड़ा सा आसान कार्य हो जाता है। कुछ प्रश्नों के संबंध में आप ऐसी रणनीति अपना सकते हैं। कुछ प्रश्न बिल्कुल नए होंगे, आपकी जो सोच होगी उससे हटकर होंगे और उसके संबंध में तुरंत एक पूरी की पूरी जो है फ्रेमिंग करके, उत्तर की फ्रेमिंग करके आप तुरंत उत्तर लिखेंगे। और वहां पर भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप उत्तर को लिख रहे हैं कि आप अधिकतम अंक सुनिश्चित कर पाए। यहां पर देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है। और यदि मैं सिर्फ इसी एक टॉपिक की अभी बात करूं तो यहां पर यह पूछा हुआ है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर साहित्यिक स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं? टिप्पणी करें। अब पुरातात्विक साक्ष्य जो इतिहास लेखन में सहयोगी हैं, वो किस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं? साहित्यिक स्रोतों में कई बार लेखक का दृष्टिकोण मायने रखता है और कई बार राज पक्षधर या राज विरोधी दृष्टिकोण आपको देखने को मिल सकता है। बाद के लेखन में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, सबाल्टर्न दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, कई दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है। और उसमें से आपका कौन सा दृष्टिकोण होगा, कमीशन को यह देखना होता है। तो यहां पर जो साहित्यिक स्रोत हैं उनकी बातों को सिद्ध करने के लिए पुरातात्विक स्रोत अपने आप में मायने रखते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में आप अपने तर्कों को रखेंगे। यहां पर जो दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरणों के कुछ फायदे हो सकते हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं। यहां पर साहित्यिक स्रोत ही पूछ रहे हैं पर विदेशी यात्रियों का विवरण पूछ रहे हैं, मतलब स्रोत से ही प्रश्न है। एक 2019 का है, एक 2022 का है। 2023 का प्रश्न है, भाषाओं, पुरातात्विक स्रोतों और वैदिक साहित्य के विशाल संग्रह का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय इतिहास में आर्य समस्या को निर्धारित करने में किस प्रकार सहायक है? अब यहां पर चाहे भाषा हो, पुरातात्विक स्रोत हो या साहित्यिक स्रोत हो, सब का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आप वैदिक आर्यों के बारे में लिख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। यहां पर स्रोत को उठा करके टॉपिक से लिंक कर दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते। अब यदि मैं यहां पर थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, जो प्रश्न यहां से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए, तो थोड़ा सा मामला और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि क्या कृषि पर प्रभुत्व ने हड़प्पा कस्बों और शहरों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चर्चा करें। अब हड़प्पा सभ्यता का जहां पर विकास हुआ था, आप सभी जानते हैं वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन नगर तक पहुंचने, नगर की स्थिति तक पहुंचने के लिए व्यापारिक केंद्र बनना पड़ता है। और व्यापारिक केंद्र तब बनता है जब अधिशेष उत्पादन होता है। और अधिशेष उत्पादन किससे होगा? तो कृषि कार्य से होगा। तो जब तक कृषि कार्य बेहतर नहीं होगा तब तक व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिला तो फिर व्यापारिक केंद्र नहीं बसेंगे। व्यापारिक केंद्र नहीं बसेंगे तो नगर नहीं बसेगा। यहां पर कृषि पर प्रभुत्व ने हड़प्पा कस्बों और शहरों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको ये जो है एक सीक्वेंस में लिखना है, इसी बात को आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। पर मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिक कारकों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रवाह और उतार को प्रभावित किया? तो यहां पर अब थोड़ा सा पारिस्थितिक कारकों के बारे में पूछा जा रहा है और हड़प्पा सभ्यता के उत्थान पर भी प्रश्न है और पतन पर भी प्रश्न है। उत्थान किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य करेंगे, किस प्रकार से व्यापार करेंगे। लेकिन ऑप्शनल पढ़ते हुए जब आपको डीप में जाकर के चीजों को पढ़ना होता है, टॉपिक को पढ़ना होता है, तो यहां पर आप ये समझने का विषय समझें कि ये जानने का प्रयास है कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और वो भी पारिस्थितिक कारणों से। जैसे आप इस बात से परिचित होंगे कि जिस समय पर इस सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ तो उत्तर पश्चिम की ओर हुआ। और आपको यह भी पता होगा कि मानसून जो केरल से भारत में प्रवेश करता है वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, फिर वापस लौटता है। पश्चिम का जो भाग है वहां पर बारिश अपेक्षाकृत कम होती है। यही कारण है कि राजस्थान में रेगिस्तान है, पाकिस्तान में रेगिस्तान है। पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था। तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर यह समझें कि अब मानव वहां पर बसा हड़प्पा सभ्यता के काल में, क्योंकि मानव को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो उत्तर पश्चिम की अपेक्षा शेष भारत में जंगल अधिक घने होंगे।
उत्तर पश्चिम में मानव बसेगा, मानव कृषि कार्य करेगा। सिंधु एक महत्वपूर्ण नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी में मानव बसेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो वहां पर सिंचाई का प्रबंध, वहां पर जो है आप कहिए तो कृषि योग्य भूमि, वहां पर बारिश भी ठीक ठाक, और नदियां हैं तो जल सुनिश्चित होगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे कारणों से कैसे हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई। नदी मार्ग से व्यापार करना, फिर समुद्री मार्ग से व्यापार करना, फिर विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना, और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता न सिर्फ भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता बनी बल्कि विश्व की प्रथम सबसे विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित हो गई। अब आपको इसमें पारिस्थितिक कारकों को दिखाना है और प्रवाह के साथ उतार को भी। इसका मतलब है कि आपको जो है, आपसे जो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से इसका पतन हुआ, चाहे उसको बाढ़ माना जाए, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा माना जाए, या जो भी मत यहाँ पर बताए जाते हैं, सूखा माना जाए, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर पूछी जा रही। अब आप देखिए अगला जो प्रश्न है 2022 का, इसी से मिलता जुलता हुआ है। यहां मैं अभी प्रश्न के उत्तर का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा टॉपिक के मूल भाव को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये जो अभी मतलब PYQ डिस्कशन का प्रोग्राम है वह आपके लिए सहयोगी होगा, या किस प्रकार से आप अपनी सोच को दिशा प्रदान करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और ना ही किसी अचानक हुई कार्यवाही का, बल्कि यह क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक कारकों के क्रमिक विकास का परिणाम था। अभी मैं आपको यही थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा था। अगला प्रश्न भी यहीं से पूछा गया। हिस्ट्री ऑप्शनल की अपनी यही विशेषता है, एक टॉपिक पर कमांड कर लीजिए तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा आप बड़ी आसानी से वहां पर उत्तर लेखन का कार्य कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र में एकरूपता और विविधता दोनों देखने को मिलती है, चर्चा करें। एक विशाल सभ्यता में थोड़ा सा विविधता है, थोड़ा सा एकरूपता है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्षेत्र वही है, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हड़प्पा कला आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक जीवन के अलावा उनकी सौंदर्य संवेदनाओं को समझने में भी हमारी मदद करती। यहाँ पर प्रश्न कला से है, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे यहाँ पर इनकी शिल्प कला हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो एक टॉपिक से आप देखिए 2024 का प्रश्न है ये, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते। यदि मैं किसी और टॉपिक को यहां पर उठाऊं, जैसे कि मैं यदि आधुनिक इतिहास से आपके सामने कुछ प्रश्न रखूं, तो जैसे मान के चलिए कि यहां पर जो है एक टॉपिक है, यहां पर एक टॉपिक है ये भारत में यूरोपियों का प्रवेश। अब देखिए 2020 का प्रश्न है, ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार भारतीय शासकों के विवादों में हस्तक्षेप करने और इस तरह विशाल क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने का तरीका दिखाया था। डुप्ले पहला ऐसा यूरोपीय था, फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था, जिसने भारत के राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। यहां से प्रश्न है, एक ऐसी तकनीकी जिसे बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिष्कृत किया, विस्तार से समझाइए। तो डुप्ले ने जो भारत में कार्य किए उसका लाभ किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ने उठाते हुए भारत में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, इस पर प्रश्न पूछा गया 2020 में। यहां पर देखिए प्लासी का युद्ध एक झड़प थी, जबकि बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कर्नाटक युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध और एंग्लो मराठा युद्धों में दक्षिण भारत में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा में फ्रांसीसी मोर्चे को लगभग समाप्त कर दिया। तो फ्रांसीसी पतन, ब्रिटिश का उत्थान और फ्रांसीसी पतन, यहां से महत्वपूर्ण बात अपने आप में दिखाई पड़ रही है। प्लासी युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए, ब्रिटिश की विजय के बारे में ही है। तो जो अब यहां पर एक बात निकल करके आ रही है कि ब्रिटिश का उत्थान और फ्रांसीसियों का पतन, ये दोनों पूछा जा रहा है, दोनों पर बल दिया जा रहा है। बाकी कुछ युद्ध है यहां पर, वो आपसे अलग से भी पूछ लिए जाते। तो इस प्रकार यदि आप पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से समझते हैं तो आप काफी हद तक कमीशन की डिमांड के अनुरूप, प्रश्नों की मांग के अनुरूप उत्तर लिखने में समर्थ होते। यदि मैं आपके समक्ष 2 ऐसे प्रश्न रखूं जो 2024 और 25 में पूछे गए, जो 2024 और 25 में पूछे गए, यदि मैं उनकी बात करूं तो यहां पर आप देखिए, जैसे एक प्रश्न पूछा गया,
प्लासी के युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए। तो किस प्रकार प्लासी युद्ध के पश्चात भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए, अब आपको ये दिखाना है। मैं आपको ये बताने चल रहा हूं कि किस प्रकार कमीशन की डिमांड के अनुरूप, प्रश्न की मांग के अनुरूप आपको उत्तर लिखना होता है। अब यहां पर प्रश्न को कुछ खंडों में आपको बांटना है और प्रश्न को खंडों में विभाजित करके फिर आपको उत्तर लिखना होगा। पहले आपको यह समझना होगा कि यहां पर पूछा क्या जा रहा है। प्लासी युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए। अब सबसे पहले आप यहां पर भूमिका लिखने का कार्य करेंगे और पूछा क्या जा रहा है। यहां पर भाड़े के सैनिक का मतलब कौन, तो ब्रिटिश। यह कार्य भी सबसे पहले डुप्ले का था। जिस समय यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं तो आरंभ में उनका उद्देश्य व्यापार करना था, किंतु धीरे धीरे करके वो व्यापार के अतिरिक्त भी आय बढ़ाने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में अलग अलग कंपनियों ने कई अलग अलग कार्य किए। पुर्तगालियों ने लूटपाट का कार्य किया, फ्रांसीसियों ने अपनी सेना भाड़े पर देनी शुरू कर दी। वे अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखती थी, सुरक्षा की स्थिति नहीं है तो सेना फ्री है, और यदि सेना भाड़े पर भारतीय शासकों को दी जाती थी तो अच्छा धन प्राप्त हो जाता था। ये आय बढ़ाने का जरिया था। तो फ्रांसीसी ऐसा किया करते थे, बाद में ब्रिटिश भी ऐसा किया करते थे। यहां प्लासी युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए, इसका मतलब है कि ब्रिटिश के बारे में पूछा जा रहा है। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, पर प्लासी युद्ध के बाद जो कंपनी शक्तिशाली हुई थी, जिस कंपनी ने प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त की थी, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है और उन्हीं के संबंध में भाड़े के सैनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब क्योंकि कुछ पुस्तकों में ये मेंशन नहीं होता, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, अंग्रेज, यहाँ पर भाड़े के सैनिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संभव है कि कुछ लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि भाड़े के सैनिक मतलब कौन। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता हो सकता है कि भाड़े के सैनिक मतलब कौन। संभवतः भाड़े के सैनिक यहाँ पर फ्रांसीसियों के लिए भी यूज कर दिया जाता, लेकिन तब प्रश्न का भाव अलग होता। यहाँ प्लासी युद्ध के बाद की बात नहीं होती, ये समझने का विषय। यूपीएससी के प्रश्न बच्चों थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होते, मनोवैज्ञानिक टाइप के प्रश्न होते हैं, जहां सिर्फ कॉलेज एग्जाम की तरह आपको प्रश्न पढ़ करके सीधा सीधा उत्तर लिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है और जितना प्रश्न को घुमाया गया है उतना ही उत्तर आपको सीधा लिख करके प्रश्न को भी सीधा करना होता है उत्तर के माध्यम से। ये आपकी क्षमता को दिखाता है कि उत्तर लेखन की किस प्रकार की कला का विकास आप में हुआ है। यहां पर यदि भूमिका की बात की जाए तो आप ब्रिटिश के बारे में लिख सकते हैं कि ब्रिटिश कंपनी आरंभ में व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, किंतु आगे चलकर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और उस कंपनी ने भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और प्लासी का युद्ध वह महत्वपूर्ण युद्ध था जिसके पश्चात कंपनी की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन मिल गया और कंपनी शासक निर्माता की भूमिका में आ गई। कुछ इस प्रकार की बातों को यहां पर भूमिका में लिख करके फिर आप जो है मुख्य भाग में आएंगे, और मुख्य भाग में आएंगे तो थोड़ा सा यदि आप भाड़े के सैनिक के संबंध में थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर दें कि इनको भाड़े के सैनिक कहा क्यों जाता था, तो जाहिर सी बात है ये भाड़े पर अपने सिपाही देते थे। ज्यादा विस्तार से ये नहीं लिखना पड़ेगा, पर आप यहां पर थोड़ा सा मेंशन करेंगे। भाड़े के सैनिक शासक निर्माता बन गए, इसका मतलब प्लासी के युद्ध के बाद की बात है। अब आप यहां पर लिखने पर आएंगे प्लासी युद्ध का महत्व। तो प्लासी युद्ध के महत्व में आप दिखा देंगे कि प्लासी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश का भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित हो गया। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का बड़ा संसाधन, बंगाल का खजाना ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। प्लासी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश जो है वो अधिक समर्थ हो गए। अब यहां पर यदि आप लिख दें कि शासक निर्माता के रूप में, शासक निर्माता के रूप में, इस बात पर थोड़ा सा बल दें, शासक निर्माता के रूप में। अब शासक निर्माता के रूप में ब्रिटिश ने सर्वप्रथम प्लासी युद्ध के पश्चात, मतलब प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित करके फिर उसके पश्चात मीर जाफर को शासक बनाया था। मीर जाफर से ब्रिटिश बहुत अधिक अपेक्षा कर रहे थे। मीर जाफर से ब्रिटिश को बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ। क्लाइव को 2,34,000 पाउंड प्राप्त हुआ। वर्धमान और नदिया क्षेत्र 2 वर्ष के लिए प्राप्त हो गया
और इस प्रकार से 24 परगना क्षेत्र प्राप्त हो गया। लेकिन ब्रिटिश की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, और जब निरंतर मांग बढ़ती चली गई तो एक समय पर ब्रिटिश ने जो है बंगाल से मीर जाफर के घर से सोने चांदी का बर्तन तक उठा लिया। मीर जाफर उस सोने की बोरी की तरह था जिसमें अंग्रेज जब चाहते थे हाथ डालते थे और सोना निकाल लेते थे। इस प्रकार की बातें लोगों ने की। 1757 के बाद से आप देखेंगे कि बंगाल में लूट का कार्य शुरू हो जाता है, और आगे चल करके के.एम. पडिक्कर महोदय ने बंगाल में लुटेरों का राज्य, लूट का राज्य स्थापित हो गया, ऐसा कहा। तो यहां पर आप शासक निर्माता के रूप में ये दिखाएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने मीर जाफर को शासक बनाया। मीर जाफर जब ब्रिटिश की मांगों को पूरा नहीं कर पाया और उसने परेशान होकर के डच कंपनी के सहयोग से बेदरा का युद्ध लड़ा, पराजित हो गया, तब ब्रिटिश ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को शासक बनाया। मीर कासिम से भी ब्रिटिश ने बड़ा लाभ प्राप्त किया। सोरा के व्यापार पर एकाधिकार, चिन्हट के व्यापार में, चूने के व्यापार में आधा भाग, वर्धमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र ले लिया, 5 लाख रुपए दक्षिण के अभियान हेतु ले लिया, और इस प्रकार का कार्य करके मीर कासिम जो है उसको शासक तो बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, जिस मार्ग में ब्रिटिश एक बड़ी बाधा थे। तो मीर कासिम ने मुगल शासक से नवाब का अधिकार पत्र ले लिया। मीर कासिम ने जनता पर थोड़ा टैक्स बढ़ा करके शक्ति में वृद्धि करनी शुरू की। मीर कासिम ने सोरा एकत्रित करके बारूद बनाते हुए ब्रिटिश को पराजित करने का प्रयास किया। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया, यानी बंगाल से बिहार। इस प्रकार का कार्य मीर कासिम करके ब्रिटिश को चुनौती देने का प्रयास कर रहा था। पर ब्रिटिश ऑफिसर एलिस को पता चला और उसने मीर कासिम को शासक के पद से हटा करके फिर से मीर जाफर को शासक के पद पर बैठा दिया। अब ये शासक निर्माता की भूमिका है। मीर जाफर के बाद फिर नजमुद्दौला को ये शासक बनाएंगे, तो ये भाड़े के सिपाही बंगाल में क्या बन गए? किंग मेकर, शासक निर्माता। इतना ही नहीं, आप यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि बंगाल प्लासी के युद्ध से प्राप्त लाभ से ही ब्रिटिश कंपनी ने आगे डच कंपनी को पराजित किया। इसी लाभ से ब्रिटिश ने आगे फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर दिया। तो बंगाल में जो इनकी स्थिति मजबूत हुई है, उससे वो शासक निर्माता ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने व्यापारिक मामले पर एकाधिकार भी स्थापित कर लिया। और इस प्रकार की बातों को आप डिटेल से लिख लेंगे। फिर आप आएंगे निष्कर्ष पर, और निष्कर्ष लिखते हुए आप यहां पर लिख सकते हैं कि अंत में प्लासी युद्ध से प्राप्त लाभ से ही ब्रिटिश संपूर्ण भारत, लगभग संपूर्ण भारत पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल सिद्ध होंगे। अतः कहा जा सकता है कि प्लासी युद्ध भारत जीतने की या बंगाल विजय भारत विजय की चाबी थी। इस प्रकार से यदि आप लिख देंगे तो आपका जो उत्तर है वह सटीक होगा, प्रश्न की मांग के अनुरूप होगा, क्योंकि प्रश्न में जो मेंशन किया गया प्लासी युद्ध की बात की गई है, प्लासी युद्ध के बाद की, तो आपको प्लासी युद्ध के बाद पर बल देना है। भाड़े के सैनिक की बात की गई है, मतलब ब्रिटिश पर बल देना है। राजा निर्माता की बात की गई है, मतलब प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश की जो शक्ति बढ़ी है और जैसे वो किंग मेकर के रूप में उभर करके सामने आए, इस बात पर थोड़ा सा बल देना है। और बात सिर्फ बंगाल की ही नहीं है। यहाँ पर अगर थोड़ा और आगे तक जाएं तो बाद में ये मराठों में भी इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास करेंगे, किंग मेकर बनने का कार्य करेंगे। सिखों के मामले में भी ऐसा ही कार्य करेंगे। तो यदि आप थोड़ा सा दिखा देंगे कि आगे चल करके ये लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर बैठे, या आगे चल करके अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने शासक निर्माता की भूमिका अदा की, तो इस प्रकार से उत्तर लिखना आपके लिए काफी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न जो मैं आपके सामने और रख रहा हूं, कर्नाटक युद्धों के दौरान 2025 का प्रश्न है, 20 मार्क्स का है, मतलब 300 शब्दों में आपको लिखना था। तो कर्नाटक युद्धों के दौरान फ्रांसीसी स्थिति जिसने एक समय भारतीय विश्व को अपनी राजनीतिक सफलताओं से चकित कर दिया था, उसका अंत अपमान और विफलता में होना तय था। कर्नाटक युद्धों के दौरान फ्रांसीसी स्थिति जिसने एक समय भारतीय विश्व को अपनी राजनीतिक सफलताओं से चकित कर दिया था, उसका अंत अपमान और विफलता में होना तय था। आपको यहां पर सबसे पहले तो भूमिका लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले भूमिका,
फ्रांसीसी कंपनी पर बल देना है, पर यह भी दिखाना है कि फ्रांसीसी कंपनी का अपमान किससे हुआ। उनका जो यहां पर अंत है वो किसके द्वारा किया गया, तो यह ब्रिटिश के द्वारा किया गया। मतलब ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिस्पर्धा में फ्रांसीसी पिछड़ गए, इसी बात पर बल देना है। यदि भूमिका में आप इस प्रकार से लिख देते हैं कि कर्नाटक के युद्ध, क्योंकि यहां पर आप देखिए तो कर्नाटक युद्धों की बात है, तो यदि आप यहां पर लिख देते हैं कि कर्नाटक के युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के योग्यता की गंभीर परीक्षा थी। कर्नाटक का युद्ध या कर्नाटक के युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों की योग्यता की गंभीर परीक्षा थी, जिसमें ब्रिटिश विजयी रहे और फ्रांसीसी असफल हो गए या असफल सिद्ध हुए। और आगे जो है अच्छा, उसमें आप थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं कि जिसमें कुछ विशेषताओं के कारण, अपनी कुछ विशेषताओं के कारण ब्रिटिश सफल हुए, जबकि कुछ कमियों के कारण फ्रांसीसी असफल सिद्ध हुए और अंततः भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत हो गया और ब्रिटिश के भाग्य का उदय हो गया। कुछ इस प्रकार की बातें लिख करके फिर आप आ जाएंगे मुख्य भाग पर, और मुख्य भाग में आप जिस बात पर बल देंगे, एक तो कर्नाटक युद्ध की चर्चा है, तो थोड़ा सा आप कर्नाटक युद्ध की चर्चा करें, और इसके पश्चात आप जो है यहां पर थोड़ा सा ब्रिटिश की सफलता की चर्चा करें। ब्रिटिश की सफलता, और ब्रिटिश की सफलता का कारण क्या था, इसमें बहुत अधिक तो नहीं पर थोड़ा सा आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखना चाहिए कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके पास संसाधन अधिक थे, उसकी सेना अनुशासित थी, उसे सरकार की ओर से पूरा समर्थन प्राप्त था, कुछ इस प्रकार की बातें। फिर आपको जो डिटेल से लिखना है यहां पर, ये जो है आपको लिखना होगा फ्रांसीसी असफलता का कारण या फ्रांसीसियों की असफलता का कारण, फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। अब एक बात ध्यान रहे, आप डायरेक्ट असफलता पर नहीं आने वाले। जब आप कर्नाटक युद्ध की थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आरंभ में फ्रांसीसियों की सफलता को दिखाएंगे। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे और आरंभ में ज्यादा सफल हो रही थी फ्रांसीसी कंपनी, जिसमें डुप्ले ने भारत के राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। डुप्ले सफल भी रहा, कर्नाटक में भी सफल रहा था, हैदराबाद में भी सफल रहा था। एक समय पर भारत में फ्रांसीसियों के सामने ब्रिटिश का टिकना भारी पड़ रहा था। तो आप थोड़ा सा पहले जो है सफलता को दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि अंत में जो है अंत में फ्रांसीसी असफल हो गए और ब्रिटिश सफल हुए। अब ब्रिटिश की सफलता के कुछ कारण लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर फ्रांसीसियों की असफलता का कारण लिखते हुए, क्योंकि लास्ट में इसी बात पर प्रश्न आ रहा है, तो आप थोड़ा सा डिटेल से ये बात लिखते हुए कि फ्रांसीसियों की असफलता का क्या कारण था। तो फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था कंपनी पर। डुप्ले को समय से पहले फ्रांसीसियों ने फ्रांस बुला लिया, ये असफलता का कारण हो गया। फ्रांसीसी कंपनी के पास संसाधनों की कमी थी, ये कारण हो गया। डुप्ले भी कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेता था, तो ये कारण हो गया। और अंत में इस कंपनी को भारत से जाना पड़ा। पांडिचेरी में जो ये लंबे समय तक बसे रहे, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। फ्रांसीसी कंपनी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई और वह जो घोर निराशा थी फ्रांसीसियों की, वो आगे चलकर के आपको दिखेगी कि ये ब्रिटिश से पराजित होने के कारण आगे चलकर ब्रिटिश से बदला लेने के क्रम में ये आपको अमेरिका में दिखाई पड़ेंगे। अमेरिकी क्रांति में अमेरिका के लोगों का सहयोग करते हुए। अमेरिका के लोगों से मेरा आशय अमेरिकी मूल के लोगों से नहीं है, बल्कि ऐसे यूरोपियों से है जो अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा विस्तार से लिखना होगा। फिर आप आएंगे निष्कर्ष में, और निष्कर्ष लिखते समय आपको यही लिखना होगा कि उसका अंत अपमान और विफलता में होना तय था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी की कमजोरियों ने उसकी असफलता को सुनिश्चित कर दिया। दूसरी ओर फ्रांसीसियों से प्राप्त अनुभव ने भारत में ब्रिटिश सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कुछ इस प्रकार से। वैसे यहां पर जो बल आपको देना है वो फ्रांसीसी असफलता पर ही देना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखेंगे। समस्या तब होती है
कि कर्नाटक युद्ध की चर्चा आ गई तो कोई अब विस्तार से कर्नाटक युद्ध लिखने पर लगा हुआ है। अब पता चला कर्नाटक युद्ध लिखते लिखते ही 300 शब्द हो गए, तो ये नहीं करना है। और यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो कर्नाटक युद्ध पर भी थोड़ा सा आइए, आप फ्रांसीसियों की सफलता दिखाइए, फिर फ्रांसीसियों की सफलता के बाद जो है फिर आप आइए ब्रिटिश की, मतलब फ्रांसीसियों की असफलता, ब्रिटिश की सफलता, ये दिखाइए और अंत में आप निष्कर्ष पर आ जाइए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लेखन का जो कार्य है वो करना होता है। अच्छा, इस संबंध में एक जो महत्वपूर्ण बात है अपने आप में, इस संबंध में एक जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो इतिहास विषय है अपने आप में वो बड़ा लोकप्रिय विषय है। और लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने में सहायता प्रदान करता है। आप देख रहे होंगे विगत 2 वर्षों से हिंदी मीडियम के टॉपर हिस्ट्री ऑप्शनल से निकले हुए, और अभी तो आप देखिए कि पिछला वाला जो रिजल्ट आया उसमें टॉप 20 में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाले हिंदी मीडियम के टॉपर हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ रहे। तो यह जो विषय है अपने आप में बड़ा लोकप्रिय विषय। हिंदी मीडियम में इतिहास विषय से हमेशा परिणाम रहा है, और यदि आप इस विषय को ऑप्शनल के रूप में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस बार का प्री एग्जाम आपने देखा होगा, बल्कि दिया भी होगा, तो आपने वहां पर, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने पेपर देखा होगा, इतिहास से बड़ी संख्या में प्रश्न आए हुए। और हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का मतलब है कि आप प्री में भी जीएस वाले बच्चों की तुलना में अधिक मार्क्स लेकर आते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का मतलब होता है कि आप मेंस में इतिहास विषय को आधार बनाकर आपकी जो समझ विकसित होती है, फिर उस आधार पर जो अन्य विषयों के प्रति आपकी समझ विकसित होती है और आप जो बेहतर उत्तर लेखन का कार्य करते हैं वह आपकी सफलता में सहायक होता है। इंटरव्यू में भी इतिहास विषय की जानकारी रखने वाला बच्चा लोगों से थोड़ा सा बेहतरीन बोलता है, अच्छा प्रदर्शन करता है और अपनी सफलता को कहीं न कहीं वो सुनिश्चित करता है। तो ऐसी स्थिति में इतिहास विषय के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी होती है। एक तो इतिहास ऑप्शनल के रूप में रखना, दूसरा इतिहास को सही तरीके से पढ़ना, तीसरा इतिहास के पीवाईक्यू को, लगभग 5 वर्ष के पीवाईक्यू को ध्यान में रखना, और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को दिशा प्रदान करना, ये यहां पर महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हम जो अभी मतलब आपके सामने ये जो प्रोग्राम अभी आ रहा है इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में, और इसमें यही कार्य करने वाले हैं, आंसर राइटिंग का कार्य होगा प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन का कार्य होगा। हाँ, ये सब समझते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझना है। जैसे इतिहास पढ़ते हुए इतिहास पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, या कमीशन का जो उद्देश्य होता है इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के प्रति आप में जो विशेष क्षमता डेवलप करने की सोच होती है, उसके लिए आपको ये जानना पड़ता है इतिहास पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। और ये भी जानना मैक्सिमम मार्क्स लाने का एक साधन बन सकता है या लाभकारी हो सकता है, मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए लाभकारी हो सकता है। इतिहास विषय के संबंध में ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति की तीसरी आंख होती। कभी आचार्य चाणक्य ने कहा था इतिहास जो है वह विषय की तीसरी आंख होती। तो इतिहास के जानकार को पास्ट तो दिखता ही है, पास्ट से निकला हुआ प्रेजेंट बेहतर तरीके से समझ में आता है, और प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में मानव किस दिशा की ओर बढ़ रहा है ये भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है। यही कारण है कि इतिहास विषय के जानकार अच्छे नीति निर्माता होते हैं, भविष्य के संबंध में अच्छे नीति निर्माता होते हैं। पर यही कारण है कि इतिहास विषय को कई बार करंट से जोड़ करके, इतिहास विषय के जो प्रश्न होते हैं वो करंट से जोड़ करके पूछ लिए जाते। करंट से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जैसे अतीत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कमियां आ रही हैं या उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, या भविष्य में मामला लोकतंत्र को मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है या कमजोर करने की ओर बढ़ रहा है। बात वो चाहे भारत की हो या विश्व की हो। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही देख लीजिए, कभी चुनाव होता है, कोई सत्ता में आता है और तख्ते पर बैठता है, फिर कुछ समय बाद तख्ता ही पलट दिया जाता है।
और ऐसा कई बार हो चुका है ना। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आपको कई बार निष्कर्ष लिखते हुए भविष्योन्मुखी निष्कर्ष लिखना पड़ता है। आपने प्रश्न लिखा, आपने उत्तर लिखा, फिर भविष्य में किस दिशा की ओर मामला जाने वाला है ये आपको लिखना होता है कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ा, या ऐसा प्रभाव पड़ा, या ऐसा प्रभाव पड़ेगा संभवतः ये, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होता है। तो थोड़ा सा करंट के मुद्दों को जोड़ करके, कई बार प्रश्न आपसे पास्ट में पूछा जाता है या पास्ट का प्रश्न है, लेकिन अब जैसे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना वर्तमान समय में किस प्रकार से प्रासंगिक, बौद्ध धर्म के विचार वर्तमान समय में किस प्रकार से प्रासंगिक हैं, जैन धर्म के विचार वर्तमान समय में किस प्रकार से प्रासंगिक हैं, विश्व में अस्थायी शांति के लिए, भविष्य में अस्थायी शांति के लिए भारत के विचार किस प्रकार से उपयोगी हो सकते, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं। अब जैसे करंट में एक विवाह संस्कार आप देखिए धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, यहां से यूपीएससी ने उठा करके प्रश्न कर लिया। कहीं कमजोर क्यों पड़ रहा है, इस पर प्रश्न कर लिया। तो विवाह संस्कार की मजबूती और फिर उसकी कमजोर स्थिति, दोनों पर जिसका ढंग से ध्यान होता है वो इतिहास विषय का छात्र होगा, और उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह बेहतर तरीके से इन चीजों को जाने और उत्तर भी दे। तो ये यहां पर अपने आप में महत्वपूर्ण विषय। अब आपके सामने मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी रख देता हूं। ये इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में पीवाईक्यू उत्तर लेखन प्रोग्राम जो मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है 15 जून से, ये जो बैच है वो स्टार्ट होगी। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, लैंग्वेज हिंदी है, और इसमें आपको 5 वर्ष के पीवाईक्यू का डिस्कशन देखने को मिलेगा, और प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार की सोच बनाई जाए, किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स को सुनिश्चित किया जाए, ये यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर के इसके फीचर्स को विस्तार से देख सकते हैं और फिर इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने जो कुछ समझाया उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा, और यदि आगे आप इस कोर्स में जुड़ते हैं तो फिर मुलाकात होगी कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।